वजह से खास पोर्शंस जहां पे मैग्नेटिज्म की कंसंट्रेशन होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम उनको बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जहां पे कंसंट्रेट होंगी उस जगह पे हीट ऊपर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से वो एरिया बाकी एरियाज की निस्बत लेस शाइन कर रहा होता है और वो हमें एक धब्बा नजर आता है। लेस शाइन करने वाला वो जो पोर्शन है, अच्छा, तो लेस शाइन करने वाला वो जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सनस्पॉट। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं, उसका साइज नियर द साइज ऑफ अर्थ होता है और वो तकरीबन, ये जो मैग्नेटिज्म के अंदर वेरिएशंस आती हैं इसके पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं। तो ये तकरीबन जो एक एक्टिविटी है ये 11 साल तक लास्ट करती है मायरा से। ठीक हो गया। तो सन स्पॉट वो सूरज के एरियाज हैं जहां पे टेम्परेचर सराउंडिंग के निस्बत मैग्नेटिज्म की वजह से कम होता है। इज इट ओके? अच्छा, दूसरी बात, इजंट कहते हैं प्लैनेट एनीमोर। प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। प्लूटो क्यों प्लैनेट नहीं है, गौर से सुनिएगा। किसी भी प्लैनेट के प्लैनेट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर वन, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट हो, वो अपने ऑर्बिट से डिविएट ना करे। प्लूटो अपने ऑर्बिट से डिविएट करता है, कभी नेपच्यून की तरफ आ जाता है और कभी आगे किपर बेल्ट की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया, एक मसला। दूसरा मसला है वो क्लैरिटी ऑफ नेबरहुड करे, यानी अपनी विसिनिटी में साइज वाइज सबसे बड़ा हो। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ नेबरहुड। ठीक है जी। प्लूटो की सराउंडिंग में कुछ ऐसे मून्स हैं जो साइज में इससे बड़े हैं, तो अगर ये प्लैनेट है तो फिर उन्हें भी प्लैनेट रख लीजिए। ठीक है, इसलिए इन दो वजूहात की बिना पे, एक तो ये क्लैरिटी ऑफ नेबरहुड नहीं करता, दूसरा इसका ऑर्बिट फिक्स नहीं है। इस वजह से इसको अब डॉफ प्लैनेट कहते हैं, इट्स नॉट अ ट्रू प्लैनेट। ठीक है जी, डॉफ प्लैनेट का स्टेटस है इसका। इज इट ओके मायरा? तीसरा आपका सवाल था शिफ्टिंग ऑफ पोल्स ऑफ अर्थ। शिफ्टिंग ऑफ पोल्स जो है ये हम क्लाइमेट चेंज जब पढ़ेंगे उसके अंदर आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद है नायाब का सवाल है जी, ब्लैक होल ट्रैप्स द लाइट, देन हाउ इट इज ब्लैक। अच्छा, द क्वेश्चन इज दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग। ठीक है, दे engulf एवरीथिंग। और वैसे भी इसके ऊपर बहस जो है इट्स आउट ऑफ कोर्स, तो विद इन कोर्स जितने सवाल हैं उन पे तो बहुत बहस की जा सकती है, लंबा खींचा जा सकता है। तो दूसरी बात एक और ना है, आप सुन लीजिए। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। हम दो तीन बातें उनके बारे में जानते हैं कि वो बहुत हाई डेंसिटी और हाई ग्रेविटेशनल पुल के रीजन्स हैं। एक बात तो ये है। ठीक है जी। इवन हम ये कहते हैं कि फोटोन यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर कोई चीज वहां से मूव करती है वो भी उससे एस्केप नहीं कर पाती, वो उसको भी ग्रास्प करते हैं, engulf करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया जी। और ये वो रीजन्स हैं जो री रेडिएट नहीं करते, मतलब लाइट को, जो आप बात कर रही हैं, अदरवाइज ये शाइनी आपको नजर आए। इन सारी बातों का क्रक्स ये है कि मोर और लेस हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है ब्लैक होल्स के बारे में। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ये दीज आर द विंडोज टू अदर यूनिवर्सेस। ठीक है जी। तो अब ये भी एक थ्योरी है कि, और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, बाकी यूनिवर्सेस को जाने के लिए आप अगर ब्लैक होल में एंटर होते हैं यू विल एंड इनटू अनदर यूनिवर्स। ठीक है जी। तो कोई गया नहीं, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं, असम्पशंस हैं। तो उसकी बेस पे हम कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते पेपर में कि ये कंफर्म है। हाँ, दो तीन बातें वही जो मैंने आपको बताई हैं, हाई ग्रेविटेशनल पुल और इंटेंस डार्कनेस यानी इंटेंस एब्जॉर्प्शन वाले ये रीजन्स हैं। अच्छा खैर, वापस आएंगे। थैंक यू जी। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन हमने पढ़ी और उसके इम्पैक्ट्स पढ़े। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है और उसके इम्पैक्ट्स हम देखेंगे। इफ दिस इज सन,
ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि सन इज नॉट इन द सेंटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट। थोड़ा सा एक साइड से, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम ओवरऑल। सन इज नॉट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, सन इज नॉट इन द सेंटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक हो गया। अच्छा, एक तरफ फासला कम होता है, दूसरी तरफ फासला ज्यादा है। ठीक है जी। जिस तरफ वैसे सूरज और जमीन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। इसको हम 1 AU भी कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, तो आप कहेंगे जितना जमीन और सूरज में फासला है, और वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर की तरह, मुख्तलिफ हेवनली बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब इधर 1 AU नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ पे 0.9 U समझो AU है, और यहाँ पे 1.01 AU के करीब होता है। ठीक है, इधर डिस्टेंस ज्यादा होता है, उधर डिस्टेंस कम होता है। जब डिस्टेंस कम हो, ठीक हो गया, तो उसको आप बोलते हैं पेरिहीलियन। जब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मैक्सिमम हो, उसको आप बोलते हैं एपहीलियन। ये डायग्राम आपने मेरे साथ ड्रॉ करनी, साथ साथ बनाते जाए। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, अब मैं 4 पोजीशंस बनाऊंगा अर्थ की। ये इक्वेटर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी तो मैंने शुरू किया डायग्राम हफ्सा। सेंटर में सूरज बनाया, एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ बनाया, ठीक है जी। और ये बताया है कि ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा एक साइड पे है। जब फासला कम होता है तो वो एग्जैक्ट 1 AU नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। और इधर फासला जब मैक्सिमम दूर होती है तो 1.01 AU होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। अभी तक तो मैंने यही बात आपसे की। ये अर्थ का जब डिस्टेंस मिनिमम होता है, उस वक्त जनवरी का पहला हफ्ता या एंड ऑफ दिसंबर चल रहा होता। बहरहाल आप ये दिसंबर है, और इधर आता है जून। बोर्ड क्लियर नहीं है, मैं पिक्चर भिजवा दूंगा, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। इज इट ओके नाउ? जी, आपकी तरफ कोई इशू होगा अफसर नेट का? बाकी सबको क्लियर है? जी मुस्तफा, दुरुस्त। अच्छा जी, इधर जून आ गया, दिसंबर, जून। जून में ये मैक्सिमम
मैक्सिमम फासले पे होती है। ये मार्च है। ये सितंबर है। जी बिल्कुल अहमद शाह, बिल्कुल इसी से लिंक्ड है। हम रेवोल्यूशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, इक्वेटर से ऊपर वाली आधी और इक्वेटर से नीचे वाली आधी। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, हेमी मीन हाफ, नॉर्थ वाला आधा स्फीयर, और सदर्न हेमीस्फीयर, साउथ वाला आधा हाफ। पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमीस्फीयर में। तो अगर आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सीजन्स को कंपेयर करें तो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आप सिंपली नॉर्थ साउथ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मौसम होगा, ठीक है जी, सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे जाके बिल्कुल उसके ऑपोजिट मौसम चल रहा होगा। ठीक है, सो बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की। आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप सीजन्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों? इक्वेटर के करीब जाके, यानी इक्वेटर से अगर 10 लैटिट्यूड नीचे और इक्वेटर से 10 लैटिट्यूड ऊपर, आप ये कहें कि ऊपर सर्दी हो तो नीचे गर्मी हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये कहें कि नहीं जी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो आप तो कह रहे उलट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इक्वेटर के करीब सीजन्स और तरह के होते हैं, पोल्स के ऊपर सीजन्स और तरह से बिहेव करते हैं। अब जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ में, वहां पे तकरीबन सीजन्स एक दूसरे का उलट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन रीजन्स के अंदर मिडिल लैटिट्यूड्स में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल्स बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप सीजन्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पाकिस्तान इधर है, यहां ऑस्ट्रेलिया यहां है। E फॉर पाकिस्तान, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, दिसंबर में आपके यहां सर्दी होती, उधर गर्मी होती। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि दिसंबर में अर्थ जो है वो सूरज के करीब तरीन होती है, इसलिए गर्मी होनी चाहिए। अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं। डिस्टेंस जो है इफेक्टिव होता है, इफेक्ट करता है, लेकिन एक अकेला ये मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, ये अकेला पैरामीटर नहीं है जो टेम्परेचर को डिसाइड करता है। टेम्परेचर को और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। मसलन मरकरी सूरज के करीब तरीन है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, हॉटेस्ट वीनस है। ठीक है जी, उससे आगे है, दूर है सूरज से, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं वो डोमिनेट करके। वो कौन से हैं? यानी वीनस का स्लोली रोटेट करना और वीनस का उसके ऊपर CO2 का एटमॉस्फेयर होना। उसकी वजह से वीनस जो है वो ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेता, ठीक है, एज कंपेयर टू मरकरी। मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उसका टेम्परेचर वहां तक नहीं पहुंच पाता। सो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि हम करीब हैं तो हमें जो है वो हीट ज्यादा मिलेगी। इससे कहीं ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि एंगल ऑफ रेडिएशन क्या है। जो सूरज से रोशनी आ रही, क्या वो सीधी आ रही है या टेढ़ी आ रही? अगर स्ट्रेट आएगी तो ज्यादा हीट आएगी छोटे एरिया में, यानी कम एरिया के अंदर ज्यादा रेडिएशन आए। अगर वो एंगल पे आएगी, स्कैटर होके आएगी, तो यूं समझो कि एरिया बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो कम होती जाएंगी।
तो हीटिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, ये टिल्ट ऑफ अर्थ की वजह से। सो नॉर्थ या नदरन हेमिस्फेयर, ऊपर वाला आधा स्फीयर, उस वक्त अवे फ्रॉम सन होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड्स सन होता है, फेसिंग सन होता है। इसलिए साउथ में गर्मी चल रही होती है और नॉर्थ में सर्दी चल रही होती है। आप सर्दियों में देखते हैं कि सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर से नहीं गुजरता, एक साइड से गुजर रहा होता है। आप उस वक्त सूरज के बिल्कुल सामने नहीं होते, यू आर नॉट फेसिंग सन, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंसुलेशन, स्ट्रेट रेडिएशन आप तक नहीं पहुंचती। इसकी वजह से आपके यहाँ हीटिंग इफेक्ट करीब होने के बावजूद रिड्यूस होता है। और जो साउथ है वो करीब भी है प्लस स्ट्रेट सनलाइट भी ले रहा है, इसलिए वहां पे शदीद गर्मी होती है दिसंबर के अंदर ही। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर वार्म सीजन है, उनके यहाँ भीगा भीगा दिसंबर नहीं होता, ये आपका ही होता है, ठीक है जी। लेकिन आपकी तरफ सर्दी चल रही होती है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होगा, विंटर, और नीचे क्या होगा, समर। रीजन, southern hemisphere is facing sun and northern hemisphere is away from sun. डन। अच्छा, एक पॉइंट तो ये। अब आ जाओ इधर जून में। अब सिचुएशन देखो, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन, ये नीचे से इस तरफ है। सो नॉर्थ में जून में आपके यहां क्या होता है, समर, और नीचे क्या होगा उस वक्त, विंटर। अच्छा, मार्च में आइएगा। मार्च में आपकी सर्दी एंड हो रही होती है, उनकी गर्मियां एंड हो रही होती है, और मिडिल सीजन आ रहे होते हैं। अर्थ उस वक्त इस पोजीशन पे होती है, इधर सूरज है, इस पोजीशन, जितनी हीट ऊपर जा रही होगी उतनी नीचे आ रही होगी। दोनों पोर्शंस का टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन आपकी चूंकि सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, आपके पास जो अगला सीजन आ रहा होता है, दैट आप उसको बोलते हैं जी स्प्रिंग आ रही है आपके पास, क्योंकि इसके बाद गर्मी शुरू होनी है, वेजिटेशन शुरू होनी है, बहार है, फूल निकलेंगे, पौधे जो हैं वो ज्यादा। अच्छा, उनका क्या होता है, उनकी गर्मियां एंड हो रही होती हैं, ठीक है, आगे सर्दी ने आना है, उनकी खजां शुरू हो रही होती है, ठीक है। ओवरऑल टेम्परेचर तकरीबन माइल्ड होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। मार्च में आपके पास स्प्रिंग आएगा और उनके पास ऑटम आएगा। सितंबर में उलट हो जाएगा, आपका ऑटम चल रहा होगा, ये भी मिडिल जोन है, ट्रांजिशन जोन है, और उनका स्प्रिंग चल रहा होगा। साथ साथ लिखते जाएं काइंडली। अच्छा जी, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, अभी किसी बच्चे ने लिखा भी था, सोलिस्टिस, और एक कॉन्सेप्ट और होता है इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। सोलिस्टिस से मुराद है जब दिन की लेंथ और रात की लेंथ दोनों में फर्क मैक्सिमम होता है। जी 21 जून, बिल्कुल ठीक। अब इधर आइएगा जरा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को आपके पास क्या हो रहा होगा भाई, आपकी सबसे लंबी रात होती, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक हो गया। और उधर क्या होता है, उधर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती, यानी आपका उस दिन, दिन और रात का फर्क मैक्सिमम होता है, और इसी तरह उनका भी दिन और रात का फर्क मैक्सिमम होता है। लेकिन आपका विंटर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस, और उनका समर सोलिस्टिस होता है। इधर आए, जून में क्या होगा, 21 जून, आपका सबसे लंबा दिन
और सबसे छोटी रात, और उनका सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। आपका समर सोलिस्टिस, उनका विंटर सोलिस्टिस। ठीक हो गया? इधर आए, दूसरा कॉन्सेप्ट, इधर इक्विनॉक्स आएगा। सोलिस्टिस इधर है, इक्विनॉक्स इधर है। इक्विनॉक्स जब दिन और रात 12-12 घंटे का हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा 23 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को, और 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च को आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, उनका ऑटम इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स मींस व्हेन डे लेंथ एंड नाइट लेंथ इज इक्वल। और सितंबर में उनका ऑटम इक्विनॉक्स होगा, और आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। सॉरी, आपका ऑटम इक्विनॉक्स, उनका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। जी मोमल, मैं आपको अभी ये सारा रिपीट करता हूं, आप काइंडली मेरे साथ चलते जाइए, इसको थोड़ा सा कीजिए। सोलिस्टिस होता है जब दिन और रात का फर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। तो दिसंबर में हमारी सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को आती है, सबसे छोटा दिन आता है, और उसी दिन उनका सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। तो हमारा विंटर सोलिस्टिस होता है, उनका समर सोलिस्टिस होता है। तो जून में हमारा सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, और उनका सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात। हमारा समर सोलिस्टिस, उनका विंटर सोलिस्टिस होता है। ठीक हो गया? ये बात मैंने सोलिस्टिस के बारे में। और मार्च और सितंबर में हमारे इक्विनॉक्स चल रहे होते हैं। अच्छा, जून के अंदर बचे 21 जून, मायरा आसिफ 21 जून। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, पहली बात तो यह टेंस नहीं होना, बस ये इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपने कोई लंबे चौड़े इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं देने। इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। इक्वेटर और पोल्स पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, वो अलग से हम डिस्कस अभी करें। अच्छा जी, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर सिचुएशन ये होती है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। इक्वेटर सेंट्रल जोन। इक्वेटर हर सूरत में इसका जो सेंटर है, इक्वेटर का जो सेंटर है, वो दरमियान में ही रहता है, तकरीबन सारा साल एक जैसी लाइट लेता है। इक्वेटर के ऊपर 12/12 सारा साल चलता है। इक्वेटर के ऊपर चारों सीजन इस तरह से नहीं बनते। इक्वेटर के ऊपर जो आजकल आपका मौसम है, ये मौसम सारा साल होता है। हब्स, ठीक है जी, मुनासिब सा टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, 25 से 26 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें फ्लक्चुएट करता है। बारिश, और बारिश के बाद फिर गर्मी। ठीक है जी। ये जो आजकल आपका ह्यूमिड एनवायरनमेंट चल रहा है, इक्वेटर के ऊपर ये तकरीबन सारा साल चलता है। उसकी एक रीजन तो ये इक्वेटर सेंटर में है और एक जैसी सूरज की रोशनी लेता है। दूसरा मसला, इक्वेटर पे डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का ज्यादा फर्क ना होना। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये आपने लिखना नहीं है, सुन लेना। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर से मुराद होती है कि साल में कोई एरिया कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करता है और कितना मिनिमम टेम्परेचर गेन करता है, और उनका फर्क क्या है। मसलन लाहौर का डायरनल रेंज अगर आप निकालें तो सर्दियों में ये 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आया होता है, और गर्मियों में ये 45-47 तक पहुंचा होता है। तो 45 और 20 फर्क कितना हो गया? 25। तो इसका डायरनल रेंज कितना है? 25 डिग्री का, इतना फर्क पड़ता है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर 2 डिग्री है सिर्फ, 25 डिग्री मिनिमम, 27 डिग्री मैक्सिमम। ठीक है, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा वेरी नहीं करता। एक बात, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, उसकी दूसरी वजह है इक्वेटर मोस्टली पास करता है मैरीन एरिया से, ओशनिक रीजन से।
ठीक है जी। अच्छा, अटलांटिक से, इंडियन से, और सेंटर में जो अफ्रीका, नॉर्थ सॉरी साउथ अमेरिका का अमेजोन का रीजन वो आता है, इंडोनेशिया मलेशिया के आइलैंड्स आते हैं। इन तमाम के ऊपर इस एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज्यादा प्लांटेशन। आजकल आप देखेंगे घास पौधे बहुत लश ग्रीन होते हैं, रेली रेनफॉल की वजह से। जो एक मॉइस्चर कंटेंट होता है नॉमिनल, वो मेंटेन रहता है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट कंजम्पशन बढ़ती और पौधे जो है वो बड़े, यूं समझें तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये एक आइडियल एनवायरनमेंट। सो इक्वेटर के ऊपर आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, एक ही सीजन मिलेगा थॉरली, आपको चारों सीजन बहार खजा समर विंटर ये वहां पे नहीं मिलेगा। एक तो डिस्क्रिप्शन ये है, और ये यूं समझे डिस्टिंक्शन इक्वेटर की। दूसरा दूसरा है, जब आप अर्थ को, ये आप लोगों ने बना लिया है सारा, मैं इसको उड़वा दूं, मुझे पिक सेंड कर दें। ओके, अच्छा जी, इट्स ओके, ठीक है, कोई मैं कर लेता हूं। अच्छा जी, पिक्चर आपको वो भेज देते हैं। एक बात और सुनिए पोल्स के बारे में। दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये 66.5 डिग्री, ये एंटार्क्टिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है। अच्छा, 5 ओशंस हैं जिन लोगों को नहीं पता, मतलब कि वो भी बहरहाल वो तो पूरी फिर मुझे ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी। इतना समझें कि जैसे जैसे हम पोलर रीजन के पास जाते हैं, नॉर्थ और साउथ के, ये अर्थ के वो वाले एरियाज हैं जहां पे स्ट्रेट सनलाइट पहुंचती नहीं, डिफ्यूज होके जाती है। वो भी दोनों पे एट ए टाइम नहीं जाती, जो थोड़ा टिल्ट करके सूरज की तरफ होता है उस पे जाती है, जो थोड़ा अवे होता है उस पे बिल्कुल नहीं जाती। सो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि 6 महीने तक एक पोल ऑर्बिट के अंदर सूरज की तरफ टिल्टेड रहता है और डिफ्यूज्ड लाइट लेता है, और मौसम वहां पे दिन नहीं रहता, रात होती है। यानी उस जगह पे क्यों, कि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जब रोटेट करेगी तो अभी सूरज के सामने है तो बाद में सूरज से दूसरी तरफ हो जाए। ये इधर है, ये जितना भी रोटेट करता रहे इस पोजीशन में इधर ही रहना है। बात समझ रहे हैं, हम इस टिप की बात कर रहे हैं, इधर। तो अगर ये इस तरह है तो सूरज से रोशनी यहां पे पहुंचेगी, इधर नहीं पहुंच पाएगी। और अगर ये इधर आ गया और सूरज इधर है तो टॉप पे जाएगी, नीचे रोशनी नहीं जाएगी। 6 महीने दिन, 6 महीने रात। ठीक है, आधा ऑर्बिट एक पोल सामने रहता है, आधा ऑर्बिट दूसरा पोल सामने आता है। और वहां पे सिस्टम इसी तरह समझे जिस तरह डस्क होती है, डॉन एंड डस्क का जो मौसम होता है, यानी सुबह का वक्त, शाम का वक्त, बिल्कुल उस तरह की लाइट होती है। ठीक है जी। और डार्कनेस जब है तो 6 महीने फिर डार्कनेस है। टेम्परेचर बहुत रिड्यूस होता है, यूं समझें कि टेम्परेचर गोज अप टू -40 -50। ठीक है जी। पर्मा फ्रॉस्ट है, पोलर कैप्स हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये सारा कुछ आगे पोलर शिफ्ट और ये बातें हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। सो मैं रिपीट करने लगा हूं, फिर से सुनिएगा। अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, अर्थ का 23.5 डिग्री का टिल्ट है। अर्थ जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वक्त ये सूरज से कभी
एक वक्त आता है ये मिनिमम फासले पे होती है जिसको पेरिहीलियन बोलते हैं, और एक वक्त आता है ये मैक्सिमम फासले पे होती है जिसको एपहीलियन बोलते हैं। ठीक है। दिसंबर में हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी, सदर्न में गर्मी। तो हमारे पास उस वक्त सबसे लंबी रात आएगी 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास आ गया विंटर सोलेस्टिस, और उधर आ गया ऑस्ट्रेलिया में समर सोलेस्टिस। ठीक हो गया जी। उस वक्त सदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन। जून में जाके सिचुएशन क्या हो जाती है? जून में सिचुएशन ये हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स सन एंड सदर्न इज अवे फ्रॉम सन, उलट हो जाता है। तो नीचे फिर सर्दी हो जाती है, ऊपर गर्मी हो जाती है। तो ऊपर फिर समर सोलेस्टिस आएगा 21 जून को, और नीचे आएगा विंटर सोलेस्टिस। मार्च और सितंबर के मिडल मंथ्स हैं जिनमें सीजन्स वेरी कर रहे, ट्रांजिशन फेजेस होती है। अर्थ टिल्ट करते करते एक ऐसी पोजीशन पे आती है कि ऊपर नीचे एक जैसी सनराइज आ रही होती है। ठीक है जी। ऊपर स्प्रिंग आएगा दिसंबर के बाद मार्च में, और नीचे ऑटम आएगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, और नीचे जब आप सितंबर में आएंगे तो ऊपर ऑटम आ जाएगा, नीचे स्प्रिंग आ जाएगा। ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर हमने डिस्कस किया इक्वेटर। इक्वेटर मैंने बोला सारा साल 12/12, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। 100% 12/12 नहीं रहता, थोड़ा वेरी करता है। ठीक है जी, लेकिन चंद मिनट्स की वेरिएशन होती, घंटों की नहीं होती। एक बार दूसरा मैंने बोला है कि वहां पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। ठीक है, चारों सीजन्स नहीं होते। इसी तरह पोल्स पे भी चारों सीजन्स नहीं होते। पोलर एरियाज और इक्वेटोरियल एरियाज को निकाल के बाकी जो अर्थ है वो मैंने आपको बाकी सारी बताई। अब पोलर रीजन्स के ऊपर क्या होता है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? यस और नो? नहीं, इनफ है मुस्तफा, मोर देन इनफ है। क्या और मतलब? और तो फिर ये है कि पोलर रीजन्स की बाकी प्रॉपर्टीज पे शुरू कर देते। इनफ है मेरे हिसाब से, तो बच्चे इनफ है। नूरुल हुदा, ये ड्राई टॉपिक था? आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल, नुमान। नहीं नहीं, नूरुल हुदा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ा लड्डू पेड़े की तरह लजीज। मैं थोड़ा ड्राई हुआ हूँ, मुझे नींद आई हुई, ये कह लो। ठीक है, मैंने जरा जोश में तकरीरी अंदाज में आपको नहीं समझाया, मैंने आज जरा प्लेन अंदाज में आपको समझाया, तो इसलिए आपको ये खुश्क लग रहा होगा। मेरी तरफ से कुछ थोड़ी एनर्जी में कमी होगी। हाँ, यही मसला है। Interesting topic था। Briefly describe the various segments of the atmosphere, how these segments are maintaining the Earth radiation balance। बच्चे पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, उस्मान असलम। तो मैं बाकी काम छोड़ के फिर वो चैप्टर शुरू कर लेता हूँ, अभी नहीं, आगे आपको वो सारे एटमॉस्फेयर और उसकी डिफरेंट लेयर्स जो है वो पूरा हमने डिस्कस कर। ठीक हो गया? ओनली 5 नंबर का लिखना जी, बिल्कुल 5 नंबर का लिखना। चाय पी है, कॉफी बल्कि पी रहा हूँ। हैरानगी की बात है, मुझे चाय कॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं किन को चाय पीने से नींद उड़ती है, मैं तो चाय पी के सोता हूँ। आस्किंग फॉर आंसर। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे साथ भी यही अमीर रमजान, बाकी आलिया, अमीर, नूरुल हुदा। सर आप कोला पिया, गुड सोर्स ऑफ कैफीन। कोला से भी कुछ नहीं होता, मेरी नींद उड़ती है सिर्फ नींद पूरी करने से, वैसे नहीं उड़ती।
बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों की नींद काफी रिजिड होती है अच्छा होता है, लंबी उम्र होती है उनकी। एस्प्रेसो दे दो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे इतना स्यापा क्या है नींद उड़ाने के लिए? मैं इतनी मतलब कड़वी कॉफियां पीता था, मुझे क्या मतलब, मुझे सजा है कोई? मुर्शिद को कुछ ना कहें, हसन अहमद कह रहा है सर चाहे मुर्शिद है, मुर्शिद को कुछ ना कहें। भाईजान हम कब कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ये मुर्शिद जो है ना हमें रास नहीं। 23 सितंबर इज ऑटम एंड स्प्रिंग वीकेंड जी बच्चे, बिल्कुल ओके जी। इज इट ओके? अगला टॉपिक देखिएगा। इससे पहले कि हम सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स को स्यापा क्या है नींद उड़ाने का? हाँ, सोबिया नवाज, यही मेरा सवाल है भाई, इतनी मुसीबत क्या है नींद उड़ाने? आ रही है तो नींद करो, जब नींद पूरी हो जाए उठो, फिर अपना काम करो, फिर नींद आए फिर सो लो। नींद को जबरदस्ती उड़ाना दिमाग के साथ ज्यादती होती है, एवं अपनी मेमोरी वीक करने का काम है। गलत फहमी है आपकी। जो नींद पूरी करके जागने के वक्त अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर है। हफ्सा कह रही है सर जो सोते हैं वो खोते हैं। अल्लाह, कुछ खुदा का खौफ है, पता नहीं ये खोता कौन सा है, लौड़ियों वाला है या मतलब वैसे कुछ चीज खो बैठना, ये वो वाला है। बिल्कुल सही है, राइट। एवं इतना काफी, क्यों इतनी भी नींद नहीं आई मुझे? वापस आए। अच्छा जी, पुट्ठी सीधी बातों पे इतने खुश होते हो, हंसते चले जाते हो। चीज खो बैठना सर, अच्छा अच्छा चलें कोई बात नहीं। इंसान आजाद है, कुछ भी कह सकता है आजकल फेसबुक पर, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स मीडिया पे अप्लाई नहीं होते। शुक्र कर, जागने वाले को महरूम तो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारी खुदाई दे। वाह 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 वाह, सोबिया नवाज, क्या कहने। अब ये तसव्वुफ शुरू हो गया जी। जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। वाह, बात बहुत दूर की है और समझने की बात है अगर कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाए लोगों को। सो भाई वैसे भी साइंटिफिकली अगर आपको नींद आ रही, आप लोग ये जो रात को बहुत ज्यादा जागते हैं और अननेचुरल यानी कि जो हरकतें हैं, यानी जब आपको सोना चाहिए आप जाग रहे होते हैं, जिस एज में भी आप हैं आपको महसूस नहीं होगा। आफ्टर 10 years आप नोट करेंगे बाकायदा कि आपकी मेमोरी और जो पोटेंशियल है ब्रेन का वो वीक होना शुरू हो जाए। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस रूटीन को खराब नहीं करते एंड दे रिमेन स्ट्रांग मेंटली, उनकी मेंटल एबिलिटीज स्ट्रांग होती हैं। ये स्लो पॉइजन है। आप जितना ज्यादा जागेंगे, गैर जरूरी, आप ये समझते हैं मैं रात को बड़ा अच्छा पढ़ लेता हूँ, तो दिन को कोई आपको क्या कहता है, मतलब मारता है कोई आपको दिन को फिर? या दिन के वक्त आप एक्चुअली रूटीन रिवर्स होगी, रात को पढ़ना है और सुबह के वक्त जो है वो सोना है। तो ये नहीं, और ये जितने भाषण दे रहे हैं कि जो सोते हैं वो खोते हैं, माजरत से ये सारे खूब टिका के दिन को सोते हैं। ठीक है, तो कुछ सिर्फ 6, हाँ तो 6 आवर्स ठीक है, काफी होती है, और देना। हाँ जी, बट कांट स्टडी इन डे टाइम, माई माइंड वर्क्स ओनली एट नाइट। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारा सर आई हैव अ रूल दैट नॉट वर्क आफ्टर 12 AM। बेहतरीन है, इसको भी 11 AM करो और सुबह जल्दी उठें, उठ के शुरू करें, फ्रेश माइंड होता है उस वक्त। ये सियाने कहते थे, हमें भी समझ नहीं आती थी जब हम स्टूडेंट थे ना, हम भी यही जिद करते थे, और यार हमें मारते हैं सुबह उठे नहीं जाता। बेसिकली वो हमारा लेजीनेस है, हमारी सुस्ती है, हम उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे। ठीक है जी, और हम उसके सामने बिल्कुल स्लेव बने बैठे।
ठीक है, तो सारी रूटीन हमने डिस्टर्ब की होती। बहरहाल जी वापस आए, अगर ये ज्यादा ही बड़ा बन गया, इफ दिस इज सन, this is earth, this is the orbit of the moon. अच्छा, around the earth. सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बात जहन में रखें कि फेजेस ऑफ मून को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पहले तो ये कोर्स का पार्ट होता था, हम पढ़ते थे इसको बगैर, लेकिन अब ये नहीं रहा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको इसके फेजेस ऑफ मून की सिर्फ पोजीशंस बता के तो आपको एक्लिप्सेस पे ले जाऊंगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो जाए और आप भूल ना सके। टॉपिक बहुत आसान है, इस पे सवाल आए छोड़ने वाला नहीं होता। सिमिलरली सीजन्स पे सवाल आए छोड़ने वाला नहीं होता। बेहतरीन डायग्राम बनाए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें गलती नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता, स्ट्रेट चीजें। ठीक है, अच्छा, सपोज दिस इज मून, तो चांद जो है, जो आपको दिखता है, जो यहाँ पे आप रात को चांद जिस तरह का आपको दिखता है, मैं सिर्फ वो ड्रॉ कर, पूरे का पूरा 3 डायमेंशनली मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अच्छा, वो कोई आप नेट पे मॉडल देख लीजिएगा फेजेस ऑफ मून का यूट्यूब से, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक नहीं है। सेव योर टाइम, कीप इन माइंड, सीएसएस में जितना ये पता होना जरूरी है ना क्या क्या पढ़ना है, उतना ये पता होना भी जरूरी है कि टाइम कैसे बचाना है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, वरना आप डेली घंटा 2 घंटे उन चीजों पे वेस्ट कर रहे होते हैं जिनका आपके पेपर से को लेना देना। सो फोकस्ड रहें और स्मार्ट स्टडी करें। अच्छा, अगर ये चांद है, ये सूरज है, तो ये वाला पोर्शन जो है चांद का, इधर दिन होगा, इधर रात होगी, आगे अर्थ है। अर्थ वालों के लिए चांद कोई रोशन नहीं होगा, वो दूसरी तरफ उसकी रोशन होगी। तो चांद की नीचे साइड से कुछ ना कुछ रोशनी रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलती है और उसके एजेस को शाइन करती है। ठीक है जी, जो हमें पहले दिन का चांद जो है वो कुछ यूं नजर आता है, क्रिसेंट की सूरत, बाकी सारा ये डार्क होता है। बारिश है आई थिंक। अच्छा जी, तो पहले दिन का चांद जो नीचे से क्रिसेंट आपको नजर आता है उसको आप बोलते हैं न्यू मून। अच्छा, देखते जाइएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका हिस्सा इस तरह से सामने आता जाएगा सूरज के कि वो रोशन होता जाएगा और आपको भी ज्यादा वो दिखना शुरू हो जाएगा। सपोज जब ये इधर पहुंचेगा तो ये इतना रोशन हो चुका होगा, बाकी डार्क होगा। तो इसकी वैक्सिंग शुरू हो चुकी है, यू विल से इट्स वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, वैक्सिंग क्रिसेंट है, इधर आए, 7वें दिन का चांद किस तरह का होगा? 7वें दिन का चांद प्यारे भाई इस तरह का होगा, आधा रोशन होगा, आधा डार्क होगा। धूप है कि बादल है? अच्छा, फर्स्ट हाफ, और ये होगा फर्स्ट क्वार्टर में। चांद का महीना 28 दिन का होता है,
7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन। सो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। सो फर्स्ट क्वार्टर आप बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर है या आप बोलेंगे फर्स्ट हाफ है। इधर आए, जब इस जगह पे आएगा तो अपने हाफ से ज्यादा रोशन हो चुका हो और बाकी डार्क हो। जब कोई राउंडेड चीज अपने हाफ से ज्यादा रोशन होती है तो उसको हम गिब्बस बोलते हैं, GIBBOUS। तो हम कहेंगे ये वैक्सिंग गिब्बस है। अभी भी वैक्सिंग हो रही है, साफ हो रहा है। इधर आ जाए, जब इधर चांद आएगा तो पूरे का पूरा रोशन होगा। उसकी वो वाली साइड जो अर्थ की तरफ है, उस सारे की सारी आपको लेट नजर आएगी। 14वीं का चांद, फुल मून। अब इसकी वेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये डार्क होना शुरू हो जाएगा। जब इधर आएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसकी वैक्सिंग शुरू हो चुकी है, ये डार्क होना शुरू हो चुका है। अभी भी आधे से ज्यादा रोशन है, तो हम इसको बोलेंगे वेनिंग गिब्बस। अभी भी है वेनिंग गिब्बस। इधर जब आएगा आधा रोशन, और आधा डार्क हो चुका हो, इसको सेकंड हाफ या थर्ड क्वार्टर बोलेंगे। दूसरा क्वार्टर ये था, थर्ड ये। इधर आ जाए तो क्या सिचुएशन होगी, इतना सा रोशन रह जाएगा, बाकी सारा डार्क हो चुका होगा। दिस इज वेनिंग क्रिसेंट। और वापस जाएगा, एक दिन कंप्लीट गायब होगा, फिर उससे अगले दिन जो है वो फिर क्रिसेंट की सूरत में आपके पास न्यू मून की सूरत में निकल आएगा। ये कुछ फेजेस ऑफ मून है जो आप हर महीने देखते हैं। अब इनमें जो सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, दो फेज बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यू मून एंड फुल मून। जब न्यू मून सेंटर में आता है तो सूरज से आने वाली रोशनी इसको रोकनी चाहिए और अपना साया जमीन पर डालना चाहिए। और जमीन पे जहां जहां साया पड़े उन लोगों को सूरज दिखना बंद होना चाहिए। ठीक हो गया? ये हर चांद की पहली तारीख को होना चाहिए कि सूरज दिखना बंद हो जाए। जो चीज हमें नजर आना बंद हो जाती है हम कहते हैं उसको इक्लिप्स हो। सो जब मून दरमियान में आएगा और सन आपके लिए छुप जाएगा तो उसको आप बोलेंगे कि सोलर इक्लिप्स हो गया। हो सकता है वो जो साया हो चांद का वो पूरी अर्थ के ऊपर ना कवर करे, कुछ एरियाज को कवर करे, उसकी कोई लेंथ हो, ठीक है जी, तो बाकी एरियाज के ऊपर इक्लिप्स ना हो रहा हो, सिर्फ चंद रीजन्स के ऊपर हो रहा हो। डिपेंड्स। सारे की सारी अर्थ चांद कवर नहीं कर सकता, इसका साइज छोटा है और इसका शैडो का शेड भी छोटा होता है, वो पूरी अर्थ को कवर नहीं कर। सो इधर रहने वाले, ऊपर रहने वाले, उनके लिए हो सकता है सूरज वैसे ही नजर आ रहा हो उनको जैसे नजर आ रहा, ठीक है, लेकिन सेंटर में रहने वाले जहां पे शेड पड़ा उनके लिए छुप जाए। एक ये बात है, ये हर पहली को होना चाहिए एज पर दिस डायग्राम। और फुल मून जब चांद इधर हो तो अर्थ दरमियान में आती है, तो अर्थ का साइज भी बड़ा है, इसको अपना शेडो कास्ट करना चाहिए। और चांद रात को लोग देख रहे होंगे, फुल मून होगा और उसके ऊपर एकदम साया पड़ेगा और उसको छुप जाना चाहिए, यानी ल्यूना आपको नजर आना बंद हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। तो हर 14वीं को अर्थ को
दरमियान में आके रोशनी चांद की तरफ जो जाती है उसे रोकना चाहिए। और पहली तारीख को सोलर इक्लिप्स होना चाहिए और 14वीं तारीख को ल्यूनर इक्लिप्स होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? वजह, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या वजह समझ में आती? मूवी में होता है, मूवी को छोड़। रोटेशन ऑफ मून एंड अर्थ, उस्मान असलम मुगल नहीं बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अहमद शाह नहीं। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन नहीं जी। दाऊद अहमद बच्चे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे रुक जाएं। एंड एवोल्यूशन, नाइट एंड डे, आगा फरहान अली कजलबाश। नहीं जनाब, चले पहले आपकी तूतियां तो सुन लेना, फिर बाद में explain। छोड़ ही जाएं जी। और अभी जितनी आप लोगों ने ये बातें की सब अप्लाई नहीं होती। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो उससे क्या होता है? मोहम्मद अहमद कहता है अल्लाह की कुदरत है, बात तो ठीक। रोटेशन टाइम ऑफ मून, रोटेशन टाइम ऑफ मून नहीं बच्चे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मून यहीं पे रहे, पोजीशन ना बदले तो चाहे घूमता रहे, हमें इससे क्या है। सोबिया नवाज, सब तूतियां हैं, हाँ बिल्कुल। मोहम्मद अहमद, डोंट टेल मी, मतलब कोई एक आधा बंदा तो ठीक करे। शाबाश शाबाश, दिमाग लड़ाएं। मून सराउंड करता है अराउंड अर्थ, मतलब इस गल का की मतलब है। रेवोल्यूशन ऑफ मून, जहांजेब खान भाई देखें, आप लोग इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं चले एक और चीज ड्रॉ करता हूं। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मून इज 3D, तो मैं कब कह रहा हूं 2D? अच्छा, अर्थ जो है वो इस तरह जिधर जिधर अर्थ जाएगी, अगर यही अर्थ इधर हो, अर्थ इधर हो, तो चांद इसके गिर्द यूं मूव करेगा। इधर उसका पहली डेट होगी, इधर उसकी 14वीं तारीख होगी, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन तो यही रही। मैंने ऐसे बना दिया, आप ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, जैसे दिल अपना। अर्थ ने अपने ऑर्बिट में रहना है और चांद ने उसको बिल्कुल उसके साथ उसी तरह से चलते जाना। नथी है वो उसके साथ, नहीं पता फिर। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एंड मून, नहीं नहीं अहमद, आप जो ऑप्टिक्स में जा रहे हैं ये वो नहीं है खाता। टिल्टेड ऑर्बिट ऑफ मून, जवादुल हसन, शुक्र है एंड पे किसी ने बिल्कुल सही बात कर दी और हम जो है वो करीब करीब पहुंच गए। अब देखें जी, ये मोहम्मद जवादुल हसन, थैंक यू बेटा। इसको यूं समझें कि आलिजा, प्यारे भाई, मोहतरम दोस्तों, ये इस तरह नहीं है कि अर्थ, मून और सन ये तीनों एक ऑर्बिट में एक प्लेन पे नहीं है। एक प्लेन से मुराद, अगर मैं इन तीनों को एक टेबल पे रख दूं तो ये तीनों एक प्लेन पे होंगे। पहली बात तो ये है कि ये ऊपर नीचे हैं। दूसरा, मून का मे बी दे आर नॉट लाइंड अप परफेक्टली। जाहिदा फरूक जी, अब बातें ठीक हो रही हैं, यू आर राइट। अच्छा, बिल्कुल ये लाइंड अप नहीं है, आप सही कह रही हैं। यूं देखिए, ये ऑर्बिट भी इस तरह नहीं है, ऑर्बिट टिल्टेड है। अब समझ आ रही? 8 डिग्री का टिल्ट है अर्थ के ऑर्बिट में और को 5 डिग्री का टिल्ट है मून के ऑर्बिट में अराउंड अर्थ। तो
ये तीनों एक प्लेन पे होंगे तो ये कुछ होगा। और ये कब कब होते हैं? ये अपनी रोटेशन, अपनी रेवोल्यूशन के दौरान हमें पता है किस किस वक्त इन डेट्स के ऊपर इक्लिप्स इन्हीं डेट्स पे लगता है। ये भी ध्यान में रखिए, न्यू मून के वक्त होता है और फुल मून के वक्त होता है। जब भी चांद को ग्रहण लगेगा उस वक्त फुल मून होगा, जब भी सूरज को ग्रहण लगेगा उस वक्त न्यू मून होगा। लेकिन ये तीनों अलाइन होते हैं, ये बहुत कम होता है। ये इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड है कि हमें इनके पैटर्न्स का पता है, ये फ्यूचर में कब कब अलाइंड होंगे, एक प्लेन पे आएंगे और इनका शेडो, अदरवाइज शेडो बनता है हर पहली चांद की पहली तारीख को ही शेडो बनता है। लेकिन सपोज शेडो इधर अर्थ मून सन, ये दरमियान में मून, और मून का शेडो जो है, सपोज मून इधर है तो इसका शेडो यहां पे जा रहा है, अर्थ ऊपर है। बात समझ रहे? सो ऐसा बहुत कम होता है कि ये तीनों एक प्लेन पे आ जाए। सो आंसर इज, ये पूछा जाता है व्हाई इजंट एक्लिप्स एवरी मंथ? The answer is because they are not at the same plane, number one. Number two, the orbits of Earth and orbit of Moon, orbit of Earth around Sun and orbit of Moon around Earth, they are tilted. ठीक है जी, वो टेढ़े हैं, वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। इज इट ओके? आगे मूव करें। अब यहां पे हम इसको हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे हम एक्लिप्स बना दें। लो जी, बाकी चीजें तो गई भाड़ में। चलो पहले ये पोजीशन समझो। शाहरुख सारा सुलेमान सर भी डिग्रीज वाला, डिग्रीज ऑफ अर्थ एंड मून टिल्ट, 8 डिग्री का टिल्ट अर्थ के ऑर्बिट में और 5 डिग्री का टिल्ट मून के ऑर्बिट में। इज इट ओके सारा? ओके अच्छा, अब इधर आए जी, न्यू मून है। सिचुएशन ये बन गई है कि मून सेंटर में आ गया और सामने अर्थ है। सूरज से आने वाली रोशनी को ये रोकेगा। शैडो के 2 पार्ट्स बनेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, कोई भी शैडो, ये मेरा शैडो बाजू का आप टेबल इसके बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। क्या सारा एक जैसा है? सेंटर से डार्क है और इसके जो एजेस हैं वो लेस डार्क है। किसी भी शैडो का सेंट्रल पोर्शन ज्यादा गहरा होता है और उसके एजेस जो होते हैं वो कम गहरे होते हैं। लाइट आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होती है। ठीक हो गया? सो शैडो के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल पोर्शन, द डार्कर पोर्शन, उसको आप बोलते हैं अम्ब्रा, यानी कि ये वो वाला पोर्शन है जहां पे डार्कनेस होती है। और उसके ऊपर और नीचे वाला पोर्शन जो है उसको आप बोलते हैं पेनम्ब्रा। पैन मीन पार्शियल, पेनम्ब्रा पार्शली डार्क। सो सेंटर में क्या आएगा? अम्ब्रा, और ऊपर और नीचे क्या आएगा? पेनम्ब्रा। तो कुछ लोग पेनम्ब्रल पोर्शन में होंगे यानी कम डार्कनेस होगी, और कुछ लोग ज्यादा डार्क पोर्शन में होंगे जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रल रीजन। ठीक हो गया? सो कहीं पे
पेनम्ब्रल, जब सूरज नजर आना बंद हो जाएगा तो अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए कहीं पे पार्शियल इक्लिप्स होगा और कहीं पे टोटल इक्लिप्स होगा, यानी उनको बिल्कुल सूरज नजर आना बंद हो जाएगा और रोशनी बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल रात नहीं होती लेकिन डार्क शाम की मौसम जैसा होता है बस। ठीक हो गया। कहीं पे टोटल होगा, कहीं पे पार्शियल इक्लिप्स होगा। और एक और नाम दिया जाता है जब ये बिल्कुल सेंटर में आता है, ठीक है जी, तो चांद की सराउंडिंग पे, यहां पे यूं समझो चांद की जो सराउंडिंग होती है वो लिट होती है, वो रोशन होती है। एक रिंग डेवलप होता है जब सेंटर में डिस्क आती है चांद की, तो उसको आप बोलते हैं एनुलर एक्लिप्स। ठीक है जी, उस वो रिंग की तरह का होता है, छल्ला सा बना होता है साइडों पे, रेड कलर का वो नजर आ रहा होता है। बहरहाल आपसे वो लिंक्ड नहीं है। रिंग ऑफ फायर भी जी बिल्कुल, जायदा फारूक, रिंग ऑफ फायर भी उसको कहते हैं और एनुलर एक्लिप्स भी बोलते हैं। एक तो ये सीन हो सकता है, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी बुक में, डायग्राम्स हैं, आप देखेंगे क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे आप। ये है सोलर एक्लिप्स, यानी आप जमीन पे रह रहे थे, सूरज देख रहे थे, यकदम दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता चांद आ गया और आपको सूरज दिखना बंद हो गया। जो चीज आपको नजर आना बंद हो जाएगी, दैट वुड बी द एक्लिप्टेड, उसको एक्लिप्स होगा। सन अब आ गई अर्थ दरमियान में। सेंटर में क्या बनेगा? अम्बरा। ऊपर क्या होगा? पेनम्बरा। अर्थ का चूंकि साइज बड़ा है, इसका शेडो भी बड़ा होगा। अब चांद का ऑर्बिट ये है, चांद अगर यहां पे होगा तो पेनम्ब्रल इक्लिप्स है, अगर यहां पे होगा आधा अम्बरा में आधा पेनम्बरा में, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। पेनम्ब्रल आधा ऊपर आधा नीचे, इसको पार्शियल। कंप्लीट अगर इधर होगा अम्ब्रल रीजन में तो टोटल, फिर आधा बाहर आधा अंदर, फिर पार्शियल हो सकता है और फिर पेनम्ब्रल हो सकता है। कोई भी फेज है जो आप देख सकते हैं, डिपेंड्स के पोजीशन किधर। इज इट ओके? पेनम्ब्रल, पार्शियल, अम्ब्रल या टोटल, और फिर उसके बाद पार्शियल और फिर पेनम्ब्रल, ये फेजेस उसकी हो सकती है। अब अगला सवाल है कि क्या एक्लिप्सिस को नेकेड आई से देखा जा सकता है? पेनम्ब्रल से मुराद है जब वो लेस डार्क पोर्शन में होगा तो पेनम्ब्रा होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्लिप्सिस को नेकेड आई से सबको नहीं देखा जा सकता। नहीं नहीं उस्मान असलम, देखा जा सकता है, एक को देखा जा सकता है। जब चांद को ग्रहण लगा होता है और आप यहां पे खड़े होकर इसको देख रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी तरफ कोई लाइट नहीं आ रही होती, कोई रेडिएशन नहीं आ रही होती, यू आर नॉट फेसिंग सन। ठीक है जी, तो उस वक्त आप चांद को किसी भी फेज में अगर एक्लिप्स लगा हुआ है तो आप नेकेड आई से उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर सोलर एक्लिप्स है, सूरज को इक्लिप्स लगा हुआ और आप यहां पे खड़े होकर सूरज को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। उस वक्त क्या होता है कि आपका जो
आंख है उसका रेटिना डैमेज होने के चांसेस होते हैं, यू आर फेसिंग सन, और सूरज से हार्मफुल रेडिएशंस भी आ रही होती हैं, प्लस आपकी आई की जो यूं समझें कि कंसंट्रेशन एंड डायलेशन ऑफ जो आयरस यानी प्यूपल है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट को जो कंट्रोल करती है वो बहुत क्विकली डायलेट और कंसंट्रेट नहीं हो पाती, और इस वजह से लाइट जब मैक्सिमम एंटर होती है तो आपका रेटिना डैमेज हो सकता है। सो सोलर एक्लिप्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, देखेंगे नुकसान होगा, ठीक है जी। और अगर ल्यूनर एक्लिप्स हो तो उसको आप देख सकते हैं। देखें जी, मोहम्मद अहमद, पेनम्ब्रल से मुराद है जब वो पेनम्ब्रल पोर्शन में है, पार्शली डार्कनेस के पोर्शन में है, और जब आधा पेनम्ब्रा में आधा अम्ब्रा में, उसको मैं पार्शल बोल रहा हूं। क्या कंफ्यूजन? ठीक हो गया। और जायदा फारूक, ओके, इनफ फॉर द डे। आगे हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर और बाकी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके हो गया जी? यू वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। Ultraviolet light is visible but infrared light is not visible. False जी। थैंक यू जी, थैंक यू हसन अहमद। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू से बच्चे, आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों का टाइम है सवा जो है वो 12 बजे तक, लेकिन आई वाज रॉन्ग, आपका टाइम है 12:30 बजे तक। ठीक है, तो अभी हमारे पास 12-13 मिनट हैं, तो हम कुछ और कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। तो दोबारा से दिमाग को वापस उसी जगह पे लेके आए, ठीक है? अच्छा, ओके। नहीं नहीं नहीं, जल्दी छुट्टी क्या करनी है? कोई, बस एक डायग्राम आपको बनवाता हूं। जी जी, ये सब कुछ चैप्टर 1 से है, लेकिन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अगले चैप्टर में दी हुई है, लेकिन उसका यहाँ पे करना ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो अभी एक डायग्राम और बनाए। अर्थ, और अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जिसको आप बोलते हैं क्रस्ट, मांटल, कोर। ये मांटल है, मांटल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ठीक हो गया जी? अपर मांटल, लोअर मांटल। वैसे क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ओशियानिक क्रस्ट
जो ओशंस के नीचे है, और जो आउट ऑफ वाटर है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये कोर के दो हिस्से हैं, आउटर लिक्विड कोर, इनर सॉलिड कोर। ठीक हो गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। इनकी पहले थिकनेसेस लिखें। जो क्रस्ट है ओवरऑल ये 5 से 70 किलोमीटर तक जाती थिकनेस इसकी क्रस्ट की। अब ओशियानिक क्रस्ट 5 to 10 किलोमीटर थिक हो सकती है और कॉन्टिनेंटल 20 to 70, मिनिमम 20 मैक्सिमम 70 किलोमीटर थिक। नहीं नूरुल हुदा, हो गया था खत्म, लेकिन आई वाज रॉन्ग, टाइम अभी था हमारा, इसलिए मैंने दोबारा से थोड़ा सा मैंने कहा ये एक डायग्राम कंप्लीट करवा दूं अगले लेक्चर की, फिर इस पे बहस बाद में होगी। कुछ भी मिस नहीं हुआ, ये डायग्राम बनी हुई अभी, ये सिर्फ डायग्राम ही बनानी है। ये रिपीट कर रहा हूं, सुने। ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये क्रस्ट है, ये अपर मांटल है, ये लोअर मांटल है, ये आउटर लिक्विड कोर है, ये इनर सॉलिड कोर। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पहले हमने पढ़ा था क्रस्ट मांटल कोर, मैंने अब उनको दो दो हिस्सों में तकसीम कर दी। क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट 5 to 10 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल 20 to 70 किलोमीटर। इसी तरह से अपर मांटल, मांटल ओवरऑल 2900 किलोमीटर है मांटल। अपर मांटल 670 किलोमीटर थिक है और लोअर मांटल 2230 किलोमीटर थिक है। आउटर लिक्विड कोर और इनर सॉलिड कोर, कोर ओवरऑल 3500 किलोमीटर थिक है। आउटर लिक्विड कोर जो है दैट इज 2300 किलोमीटर थिक और इनर सॉलिड कोर जो है ये 1200 किलोमीटर थिक है। ये कुल मिला के तकरीबन 6400 बनता है रेडियस के बराबर सारी थिकनेस। अब इसमें से आज मैं सिर्फ आपको क्रस्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता हूं, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करें। क्रस्ट जो है ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल। पहला फर्क क्या है, ओशियानिक क्रस्ट एक तो लेस थिक है, 5 to 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 20 to 70 किलोमीटर थिकनेस है, ये ज्यादा थिक है। इसकी थिकनेस कम है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मोर डेंस। ये लेस डेंस है। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क क्या है,
जो ओशियानिक क्रस्ट है इसमें मोस्टली जो रॉक मिलती है वो बेसाल्टिक होती है। बेसाल्ट लिख लें, ये बाद में जब मैं आपको रॉक्स पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये इग्नियस रॉक्स की एक टाइप बेसाल्ट होती है। इधर ये ग्रेनिटिक होती है, ग्रेनाइट होता है। दाऊद अहमद, डेंसिटी से मुराद है कि ये आयरन, आप लिख लें, इट बिहेव्स लाइक आयरन डेंसिटी के हवाले से, एंड इट बिहेव्स लाइक वुड। ओशियानिक क्रस्ट कैन सिंक, ज्यादा डेंसिटी की वजह से अगर इस पे प्रेशर आप डालेंगे तो ये मांटल में धंस सकती है, सबडक्ट कर सकती है। कैन सिंक, कैन सिंक इनटू द mantle। नेवर सिंक्स, ये लकड़ी कभी डूबती देखी आपने? हमेशा फ्लोट करती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये नीचे मांटल में नहीं धंस सकते। ठीक हो गया। ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल दोनों के अंदर जो कंपोजिशन है इन दोनों की, उनमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम डोमिनेट करते हैं। सियाल, इधर भी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम डोमिनेट करते हैं। दोनों की कंपोजिशन मोर और लेस, ये बाकी एलिमेंट्स भी हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो ये है। बच्चे बोर्ड की पिक्चर सेंड करें। आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि भाई ओशियानिक क्रस्ट जो है वो डेंस होती है और वो नीचे धंस सकती है, नीचे डूब सकती है, मंटल के अंदर जा सकती है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कभी भी मंटल के अंदर सिंक नहीं करती, सबडक्ट नहीं करती, नीचे डूबती नहीं है। ये बात आपने नहीं भूलनी, ये मैंने आगे 2 चैप्टर इसकी बेस पे आपको करवाने। आपने ये याद रखना है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लकड़ी की तरह है, इसकी थिकनेस बेशक ज्यादा है लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, इसकी कंपैक्शन कम है। डेंसिटी से मुराद दाऊद अहमद, इसकी कंपैक्शन कम है जिसकी वजह से ये फ्लोट करती। इज इट क्लियर? ओके हो गया। पिक्चर आपको मैं सेंड करवा रहा हूं। अब मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं। स्टे ब्लेस्ड और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके बच्चे, एंड कर दें। अल्लाह हाफिज।